खान सर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो एएनआई पे वो सवाल जवाब चल रहे थे स्मिता प्रकाश के द्वारा। एक सवाल के जवाब में खान सर ने ये कहा था कि देखिए, भारत के ना 51 सांसदों ने विश्व के 31 देशों में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर एक माहौल बनाना चाहिए तो माहौल नहीं बना पाए। इसके काउंटर में सवाल जवाब दिया उन्होंने, स्मिता प्रकाश जी ने। खैर वो इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन उन्होंने बोला देखो कितनी अच्छी बात है कि बाकी के दल के जो नेता है अपने आइडियोलॉजी को भुला करके जब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजनीति छोड़ के देश के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए स्मिता प्रकाश जी, मकसद हासिल हुआ। सवाल ये है, खान सर के बात को आधार बना करके एक बात बताता हूँ जनता को। आज FATF की जून माह की जो वार्षिक बैठक में ना, भारत की मांग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने जो वित्तीय प्रतिबंधों को लेकर के, फाइनेंशियल सैंक्शन को लेकर के हर साल देश की रैंकिंग करती है, पाकिस्तान को ग्रे सूची में डालने से साफ तौर पे मना कर दिया कि हम पाकिस्तान को ग्रे सूची में नहीं डालेंगे। फाफ ने यहाँ तक तो माना कि पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी और इस तरह की घटना बिना वित्तीय पोषण के संभव नहीं है, नहीं हो सकती, ये भी बात उन्होंने कही। इस बात के लिए समिति ने चिंता भी जाहिर कर दी और विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी ना पाकिस्तान को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। हमारा मीडिया खुश है कि पहलगाम को लेकर कहा कि आतंकवादी घटना हुई है। जब अगला सवाल पूछूंगा शायद मिर्च लग सकती है बहुत से लोगों को। भारत के 51 सांसदों ने विश्व के 31 देशों में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विश्व का कोई भी देश ग्रे सूची में डालने के लिए भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका के दूसरे नंबर के सबसे बड़े सैनिक कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे विश्वसनीय साथी है। भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे सूची में ना आने से पाकिस्तान में एक जश्न का माहौल चल रहा है और हमारा मीडिया सिर्फ इस बात से खुश है कि पहलगाम का विरोध तो किया गया। अभी कैसा विरोध था जिसमें पाकिस्तान को नामजद तक नहीं किया गया, उसको अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल तक नहीं माना गया। अगर मीडिया से पलट करके मैं पूछ लूं, खैर मैं एंकर का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर मैं पूछ लूं पलट करके कि पाकिस्तान की अगर आतंकवाद की यह घटना पाकिस्तान प्रायोजित नहीं थी तो फिर किसकी थी? प्रायोजक कौन था? पहले पाकिस्तान को IMF ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने, फिर एशिया बैंक में, और अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्रे सूची में उसे ना डालने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होते अब भारत की विदेश नीति की पोल खुलती नजर आ रही है, लेकिन मीडिया नहीं समझाएगा। ये तो कोई मतलब ऐसी बहुत बड़ी अच्छी बात तो नहीं है जो कुछ हो रहा है, जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको ना कुछ और बात बताता हूं। चलो एक काम तो ठीक हुआ, वो ये कि PM नरेंद्र मोदी साइप्रस चले गए। वो यूं ही नहीं गए, मतलब एक कूटनीतिक एक मुहिम थी, है ना, उसका अपना एक उद्देश्य था। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो साइप्रस भी खड़ा रहता है ना, वो भी ग्रे लिस्ट वाली मामला उठाता तो कहां पर क्या रुख था, ये भी समझने वाली बात है। खैर मैं फिलहाल आपको एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और समझा दूं। नरेंद्र मोदी 15-16 जून को साइप्रस में थे, आपको पता होगा। 20 साल से अधिक समय में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस का ये पहली यात्रा थी, 20 सालों में। इस दौरान भारत ने साइप्रस के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया, साथ ही तुर्की को एक स्पष्ट कूटनैतिक संदेश भी दे दिया। भारत ने टर्की की एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को पहले ही भारत के बाहर कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब वही काम अडानी ग्रुप की कंपनी को मिलने जा रहा है। अब वो काम करेगी, टर्की की कंपनी काम नहीं करने वाली है। अब साइप्रस का मैं आपको थोड़ा सा भूगोल इतिहास समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। साइप्रस एक पूर्वी मध्य सागर यानी कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में एक स्थित एक छोटा सा ना द्वीपीय देश है जो भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद वो EU का सदस्य है। यह देश लंबे समय से टर्की के साथ क्षेत्रीय विवादों में उलझा हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट। 1974 में टर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह द्वीप दो हिस्सों में यानी कि ग्रीक साइप्रस जो कि उत्तरी साइप्रस है उसमें बट गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीक साइप्रस को मान्यता मिली हुई है, जबकि उत्तरी साइप्रस को सिर्फ और सिर्फ तुर्की की मान्यता मिली हुई है। अब इस विभाजन के कारण साइप्रस और टर्की के बीच में तनाव दशकों से बना हुआ है। हालत हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। मोदी जी साइप्रस पहुंचते हैं और साइप्रस की जो राजधानी है निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस के साथ मुलाकात करते हैं और साइप्रस के क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर भारत का पूर्ण समर्थन वो दोहराते हैं। दोनों नेताओं ने ग्रीन लाइन का दौरा किया जो कि साइप्रस को टर्की के कब्जे वाले क्षेत्र से अलग करती है। इस कदम को टर्की के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खासकर तब जब टर्की ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के संघर्ष पर ना विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया था। मोदी साइप्रस चले गए, बॉर्डर पर खड़े होकर के हाथ हिला रहे हैं, वहां टर्की देख रहा है। खैर ये दूरगामी परिणाम क्या होंगे आपको आगे पता चलेगा, हमें आगे पता चलेगा। लेकिन भारत और साइप्रस के बीच संबंध अच्छे हैं और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समझें तो बहुत ज्यादा गहरे भी हैं। साइप्रस ने 1964 में आंतरिक संकट के दौरान भारत से मानवीय सहायता मिली थी, उसको प्राप्त की थी और 1974 में टर्की के आक्रमण के बाद भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी समर्थन किया था।
इसके अलावा साइप्रस ने लेबनान यानी कि 2006 ऑपरेशन सुकून और लीबिया 2011 ऑपरेशन सेफ होम कमिंग से भारतीयों को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। संबंध भारत के साथ साइप्रस के पुराने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का वहां जाकर के बॉर्डर पे हाथ हिलाना टर्की के लिए थोड़ा सा संदेश है, तात्कालिक नहीं दूरगामी। अब अगली बात करते हैं इराक और अभी आपको पता होगा कि ईरान ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। क्या नेतन्याहू का ये बयान हताशा में दिया है, ये सवाल उठ रहा है। अब आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल बोल रहा है कि खत्म करके मानेंगे, लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। लेकिन फिलहाल इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। अब सवाल यह है कि ये बयान एक ऐसे समय आया है जब हाल ही में एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ट्रंप ने इजराइल की उस गुप्त योजना को खारिज कर दिया था जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का प्रस्ताव दिया था। अब जब बयान ये आया तो उसके मतलब निकाले जाएं। और जब ये बात है कि ट्रंप की हत्या होगी तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ईरान को वैश्विक स्तर पर और अधिक खलनायक दिखाने की कोशिश, साथ ही इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसकी गर्मी को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश। हमास से बंधकों को नेतन्याहू अभी तक छुड़ा नहीं पाए हैं, जबकि हमास के साथ युद्ध चलते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। काफी हानि हो रही है, लोग टेंशन में हैं। गाजा में नेतन्याहू पर 55,000 लोगों के नरसंहार का आरोप है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया। अब इजराइल में नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के केस तक दर्ज हैं। इजरायली जांच एजेंसी शीन बेट उनके जो बहुत ज्यादा निकटवर्ती हैं उन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। अब नेतन्याहू ने इजराइल की न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश भी की थी, जिसके खिलाफ वहां आंदोलन लंबे समय तक चल रहा है। ये सारी स्थितियां नेतन्याहू को थोड़ा बेचैन कर रही है। अब इसी बीच अब ये बयान आता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का पूरा प्लान बन चुका है कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। जब ये बयान आता है तो कई सारे सवाल स्वाभाविक तौर पर उठने लगते हैं। जैसे बयान को लेकर कई सवाल उठने लगे, क्या नेतन्याहू अमेरिका को फिर से ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग में घसीटना चाहता है? स्वाभाविक पहला प्रश्न ये बना। क्या वह ट्रंप की लोकप्रियता को भुना करके अमेरिका के रुख को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन ट्रंप ने 2 बार बयान दे दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं है और ना ही इजराइल ने उसकी सहमति से युद्ध को छेड़ा है। नेतन्याहू के बयान का ईरान ने खंडन किया और ईरान ने नेतन्याहू के बयान को काफी बचकाना बताया और कहा कि देखिए ईरान इस तरह की किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है। जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेतन्याहू का यह बयान घरेलू राजनीति और वैश्विक समर्थन बटोरने की दोहरी रणनीति का हिस्सा है। गाजा और ईरान के मोर्चे पर उनकी नीतियों को लेकर के इजरायली सांसद और जनता में काफी असंतोष है। ट्रंप जैसे नेता को खतरे में दिखा करके वे अमेरिका की सहानुभूति और सैन्य समर्थन हासिल करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। ये एक्सपर्ट्स ने बताया है जो जियोपॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं। अंतिम बात करूंगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये आई बात निकल के कि पाकिस्तान ईरान के समर्थन में इजराइल के खिलाफ किस हद तक जा सकता है उसमें ये बात की गई थी कि हम भाई परमाणु हमला भी कर देंगे। देखिए बात यह है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के सीनियर जनरल और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई का सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल है। चर्चाएं इसकी होने लगी हैं, अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। इस वीडियो में वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इजराइल अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार से इजराइल को जवाब देगा। अब क्या मतलब निकाले, क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपको एक फैक्ट्स देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये संभव है कि नहीं। देखिए पाकिस्तान जो ईरान पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों के बीच 750 किलोमीटर की लंबी सरहद भी है। पाकिस्तान सुन्नी बाहुल इस्लामिक देश है और ईरान शिया बाहुल, समझ गए होंगे आप। पड़ोसी होने के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इनके इतिहास में नहीं जाऊंगा, अलग अलग है। सीमा पर दोनों देश आपस में भिड़ते भी रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब का पार्टनर रहा है। सऊदी अरब और ईरान का लंबे समय से तनाव रहता है, प्रतिद्वंदी भी है। और पाकिस्तान मुस्लिम देशों में एक इकलौता ऐसा देश है जहां परमाणु शक्ति उसके पास है। परमाणु शक्ति संपन्न देश है, हम ये कह सकते हैं। पाकिस्तान पर जब परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगा था तो सऊदी अरब ने आर्थिक मदद की थी, लेकिन पिछले 1 दशक में सऊदी अरब ने अपने संबंधों में पाकिस्तान की मौजूदगी को कम किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी 2015 में सऊदी अरब की उस मांग को नकार दिया जिसमें उसने यमन में हूती विद्रोहियों से जंग में शामिल होने की अपील की थी। साल 1980 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरब ने सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीन समूहों की मदद की थी। बाद में इन्हीं समूहों ने अफगान तालिबान और अलकायदा का उभार हुआ था। इसके जवाब में ईरान ने इराक के साथ जंग में शिया अफगानी की भर्तियां शुरू कर दी थी। इसके बाद अफगानिस्तान में ईरान के रणनीतिक हितों को भारत से जोड़ करके देखा जाता है और
इससे पाकिस्तान को ईरान पर विश्वास बढ़ जाता है। देखिए, साथ देगा नहीं देगा कि परमाणु हमला करेगा नहीं करेगा, इस बात को तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है कितना आसान नहीं है। लेकिन पाक और इजराइल का रिलेशन देखेंगे तो बहुत खराब नहीं थे कभी। पाकिस्तान का इजराइल से कोई विवाद या संघर्ष नहीं रहा है सीधे तौर पे। तब भी उसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ऐसा अरब के देशों के साथ इस्लामिक एकता दिखाने के लिए करता रहा है, झंडा लेके चलना। हाँ, ये जरूर कहते हुए सुना गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक इजराइल को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये इमरान खान ने भी कहा था, है ना, जब 2015-16 की बात है। तो सिर्फ यही बात है। अब वो परमाणु हमला करेगा नहीं करेगा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। खैर, कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है ये मेरा बताने का आपको मकसद था। और इजराइल और ईरान का जितना भी ये जो युद्ध है लंबा जितना चलेगा उतना नुकसान मुझे और आपको होने वाला है, जितना लंबा युद्ध चलेगा, क्योंकि ग्लोबली सब चीज़ें चल रही है ना। अगर एक जगह चीज़ इम्पैक्ट होंगी तो बहुत सारी चीज़ रुकेंगी भी। तो मुझे उम्मीद है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, ऐसी उम्मीद भी आप कर रहे होंगे। और क्या क्या नुकसान है संभावित, अगर आप शेयर करना चाहें मुझे बहुत अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, से एजुकेटेड, सत्यवेव जयते। नमस्कार।